नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। हमने एसएससी और रेलवे के लिए एसएससी और रेलवे के लिए प्रैक्टिस सेट चला रखा है। इसमें एसएससी और रेलवे में जितने भी एग्जाम लगते हैं जिनमें जीके और जीएस, कौन सी जीके और जीएस पूछी जाती है, तो उनका हम डिटेल के साथ एनालिसिस करते हैं। एक पेपर सेट में हम 25 क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उस पेपर सेट में जो भी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि उससे संबंधित बार बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसका हम पूरा निचोड़ ले लेते हैं। पूरा निचोड़ के साथ उसको पूरे टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो हम चलते हुए बिना देरी हुए आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला ऑटो रिक्शा चालक है? कौन सी भारत की पहली ऑटो रिक्शा चालक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शीला दावरे। शीला दावरे जो भारत की पहली ऑटो रिक्शा चालक है। कौन पहली ऑटो रिक्शा चालक? इसके बारे में देखते हैं हम। भारत की पहली ऑटो चालक शीला दावरे उन्होंने 1988 में, कब 1988 में पुणे में अपना ऑटो रिक्शा चलाना शुरू किया। उस समय क्षेत्र पूरी तरह पुरुषों का माना जाता था। उस समय वो क्षेत्र पूरी तरह पुरुषों के लिए था, इसलिए उसकी यह उपलब्धि लैंगिक बाधाओं को तोड़ने और महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम थी। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 तक जुलाई 2025 तक जम्मू और कश्मीर लद्दाख उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये कौन है? यह है ऑप्शन नंबर 1, न्यायमूर्ति अरुण पल्ली। न्यायमूर्ति अरुण पल्ली। अब इसके बारे में देख लेते हैं। जुलाई 2025 तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली थे। उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 247 के तहत की जाती है। यह राज्य की न्यायपालिका का सर्वोच्च स्थान होता है जो कानून के शासन को बनाए रखने में मदद करता है। महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है? अभी हमारी इसमें पूछा है जम्मू और कश्मीर का उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश। तो हम राजस्थान, ये पूरे भी जितने भी है उनके जितने भी राज्य हैं उनके राज्य के मुख्य न्यायाधीश देखेंगे और वहाँ कौन से हाई कोर्ट से लगता है ये भी देखेंगे। तो देखते हैं हम। आज का पहला है न्यायमूर्ति अरुण पल्ली। कौन सा? न्यायमूर्ति अरुण पल्ली। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है। कौन मुख्य न्यायाधीश है? किसके? जम्मू कश्मीर और लद्दाख के। दूसरा है न्यायमूर्ति अरुण बंसाली। अरुण बंसाली इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो उत्तर प्रदेश के है। अगला है न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर। कौन सा? न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। किसके? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला है न्यायमूर्ति चंद्रशेखर। कौन सा? न्यायमूर्ति चंद्रशेखर बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है। यह महाराष्ट्र, गोवा और दादरा नगर हवेली आते हैं इसके अंतर्गत। कौन से? बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंतर्गत। अगला है न्यायमूर्ति सुजोय पॉल। कौन? सुजोय पॉल। ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। इसके अंतर्गत पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये आते हैं। अगला है न्यायमूर्ति रमेश सिंह सिन्हा। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ये छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है। कौन? न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है। अगला है देवेंद्र कुमार उपाध्याय। कौन? देवेंद्र कुमार उपाध्याय दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है। अगला है न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार। आशुतोष कुमार ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है। ये असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन सा? असम, नागालैंड,
मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश अंतर्गत आते हैं इसके। अगला है 9वां है सुनीता अग्रवाल। कौन सा? सुनीता अग्रवाल, न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल। ये गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश है। अगली है गुरमीत सिंह संधावालिया। क्या? गुरमीत सिंह संधावालिया हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। अगला है न्यायमूर्ति महेश शरद चंद्र सोनक। क्या? महेश शरद चंद्र सोनक झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है। अगला है न्यायमूर्ति विभू सिंह। कौन? विभू बाखरू। विभू बाखरू ये कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है। न्यायमूर्ति सोमेन सेन। कौन? सोमेन सेन केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है। केरल के अंतर्गत आते हैं केरल और लक्षद्वीप। कौन सा? केरल और लक्षद्वीप। अगला है न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा। कौन सा? सचदेवा, संजीव सचदेवा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। अगला है न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। कौन सा? मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। तमिलनाडु और पुडुचेरी के वो है। अगला है न्यायमूर्ति एम सुंदरन। कौन? न्यायमूर्ति एम सुंदरम मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। यह है न्यायमूर्ति रेवंती प्रशांत मोहिते डेरे। क्या? रेवंती प्रशांत मोहिते डेरे मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। अगला है न्यायमूर्ति हरीश टंडन। कौन सा? हरीश टंडन उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, पटना बिहार। न्यायमूर्ति सिलू नागू। कौन सा? सिलू नागू पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। अगला है न्यायमूर्ति एम श्रीवास्तव। कौन सा? एम श्रीवास्तव जो वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। न्यायमूर्ति विश्वनाथ सोमदर। क्या? न्यायमूर्ति विश्वनाथ सोमदर सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। अगला है अगला है न्यायमूर्ति अशोक आराध्य। क्या? आराध्य तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह। कौन? अपरेश कुमार सिंह त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। न्यायमूर्ति रितु भारी। कौन सी? रितु भारी उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। अब देखते हैं हम इससे उच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखते हैं जो हमारे एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। पहला ये है 214 अनुच्छेद 214। कौन सा? अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। क्या? प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है। कौन सा? अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 215 क्या कहता है? उस न्यायालय में एक अभिलेख न्यायालय के रूप में होगा। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में होगा। ये कहता है अनुच्छेद 215। अनुच्छेद 216 कहता है उच्च न्यायालयों का गठन। क्या? उच्च न्यायालयों का गठन। इसमें न्यायाधीशों की संख्या का वर्णन है। इसमें अनुच्छेद 216 में न्यायाधीश कितने होंगे इन संख्या का वर्णन है। अनुच्छेद 217 क्या कहता है? ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति, योग्यता और पद की शर्तें निर्धारित करता है। कौन सा? अनुच्छेद 217। अगला है अनुच्छेद 219। कौन सा? अनुच्छेद 219 यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान राज्यपाल के समक्ष लेते। क्या? अनुच्छेद 219 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शपथ लेते हैं। क्या? शपथ जो किसके समक्ष लेते हैं? राज्यपाल के समक्ष, राज्यपाल के समक्ष। अगला है 220। कौन सा? 220 स्थायी न्यायपालिका। स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात वकालत पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 220 कहता है कि कोई भी न्यायाधीश है जो स्थायी न्यायाधीश रहने के बाद वकालत नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? वकालत नहीं कर सकता। अगला है अनुच्छेद 221। कौन सा? अनुच्छेद 221। अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते को निर्धारित करता है। किसको? वेतन और भत्ते को निर्धारित करता है। अगला है अनुच्छेद 222। कौन सा? अनुच्छेद 222 है
न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरण। अनुच्छेद 223 है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति। कौन सा कार्यकारी है मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अगला है अनुच्छेद 224। कौन सा अनुच्छेद 224 अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। कौन अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। अगला है 226 अनुच्छेद 226 है उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति। मौलिक अधिकारों की प्रति उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है, वो शक्ति कौन से में है अनुच्छेद 226 में। अगला है 227 अनुच्छेद 227 सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति है। सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। अगला है 231 जो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही साझा उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताता है। कौन सा अनुच्छेद 231 दो या दो से अधिक राज्यों का एक साझा उच्च न्यायालय हो सकता है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। जुलाई 2025 में आयोजित युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया गया। क्या युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किए गए। तो यह कौन सा है युवा और खेल मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा युवा और खेल मंत्रालय के द्वारा। यह है जुलाई 2025 द्वारा युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य युवाओं को आध्यात्मिक मूल्यों और राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए जागरूक करना था। यह पहल युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए आध्यात्मिक और भौतिक शिक्षा के बीच संतुलन बनाती है। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि अब वर्तमान में कौन कौन से शिखर सम्मेलन हुए। क्या कौन कौन से शिखर सम्मेलन हुए उनके बारे में हम देखते हैं। अब हम देखते हैं 2025-26 के प्रमुख शिखर सम्मेलन। कौन क्या प्रमुख शिखर सम्मेलन। तो पहला है युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन। कौन सा युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन जुलाई 2025 में हुआ। यह सम्मेलन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना और उसमें आध्यात्मिक चेतना जगाना था। इसे युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। अगला है 20वां G20 शिखर सम्मेलन। कौन सा 20वां G20 शिखर सम्मेलन। यह नवंबर 2025 में आयोजित हुआ। यह महत्वपूर्ण सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। कौन सी जगह दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। इसकी आधिकारिक थीम क्या थी एकता समानता और सतत विकास। क्या एकता समानता और सतत विकास। यह सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि G20 2025 नवंबर में हुआ था उसकी थीम क्या थी एकता समानता और सतत विकास रखी गई। अगला है 17वां ब्रिक्स सम्मेलन। कौन सा 17वां ब्रिक्स सम्मेलन जो जुलाई 2025 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में इसका आयोजन हुआ। इसमें नए सदस्य देशों के शामिल होने के बाद आर्थिक सहयोग के विस्तार पर चर्चा की। इसमें कुछ नए देश शामिल किए गए हैं। अगला है COP13। क्या COP13 जलवायु सम्मेलन। कौन सा COP13 जलवायु सम्मेलन नवंबर 2025 में हुआ। ये कब हुआ नवंबर 2025 में। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ब्राजील के बेलेम शहर में हुआ था। कौन सी जगह बेलेम शहर में ब्राजील के में। इसका मुख्य फोकस अमेजन के वर्षावनों का संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन को कम करना था। अगला है इंडिया एम आई इम्पैक्ट समिट। क्या इंडिया एम आई इम्पैक्ट समिट
ये फरवरी 2026 में हुआ। कब? फरवरी 2026 में नई दिल्ली में के भारत मंडपम में आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसका विषय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिम्मेदारी से उपयोग करना था। थीम है पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस। क्या? इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट की थीम क्या है? पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस। पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस। अगला है रायसीना डायलोन। क्या? रायसीना डायलोन सम ये फरवरी 2026 में हुआ। नई दिल्ली में आयोजित यह भारत का प्रमुख भू राजनीतिक सम्मेलन है। कौन सा भू राजनीतिक सम्मेलन है? इसे दुनिया भर के विदेशी मंत्रियों की विचारकों ने हिस्सा लिया था। अगला है बायो एशिया। क्या? बायो एशिया 2026 हैदराबाद में आयोजित यह एशिया का सबसे बड़ा लाइफ साइंसेस हेल्थ केयर सम्मेलन है। इसका मुख्य फोकस दवाओं के निर्माण और स्वास्थ्य क्षेत्र में नई तकनीक पर था। अगला है 8वां 47वां आसियान। क्या? 47वां आसियान सम्मेलन। कौन सा? आसियान सम्मेलन अक्टूबर 2025 में। इसका आयोजन मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित किया गया। इसमें दक्षिण पूर्वी एशिया में क्षेत्रीय युवा और मुख्य व्यापार पर समझौते पर हस्ताक्षर किए। अगला है म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन। कौन सा? म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन फरवरी 2026 में जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित इस सम्मेलन में वैश्विक सुरक्षा चुनौती और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों पर चर्चा की गई। अगला है अर्थ समिट 2025 गुजरात के गांधीनगर में आयोजित। कहाँ? गुजरात के गांधीनगर में आयोजित सम्मेलन जलवायु परिवर्तन में लड़ने के लिए डिजिटल समाधानों को और हरित विकास पर जोर दिया गया। अगला है ब्रिक्स विदेश। क्या? ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक मई 2026 में। यह बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। ध्यान रहे कि साल 2026 के लिए भारत ब्रिक्स का अध्यक्ष है, इसलिए भारत में कई प्रमुख ब्रिक्स आयोजन होंगे। अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन फरवरी 2026 में। इसका आयोजन बेंगलुरु में। कौन सी जगह? बेंगलुरु में। इसका मुख्य मकसद पुराने बांधों कौन से पुराने बांधों को मरम्मत और उनकी सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीकी की अपनाना है। अगला है 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा मई 2026 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित। इस सभा में भविष्य की महामारियों से निपटने और वैश्विक स्वास्थ्य नियमों में सुधार पर चर्चा हुई। अगला है एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया। कौन सा? एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया फरवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम का मकसद भारत को मेडिकल वैल्यू ट्रेवल। क्या? मेडिकल वैल्यू ट्रेवल का केंद्र बनाना है। क्वाड शिखर सम्मेलन। कौन सा? क्वाड शिखर सम्मेलन 2026 मई 2026 में भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच यह आज सम्मेलन हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुख्य व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। 2024 में शुरू किए गए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। कौन सा? जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान विशेष रूप से किससे संबंधित? खालिस्तान से परिलक्षित है। तो ये कौन सा है? आकांक्षित क्षेत्रों में जनजातीय समुदाय। कौन सा? आकांक्षित क्षेत्रों में जनजातीय समुदाय। इसके बारे में हम देखते हैं। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का मुख्य लक्ष्य भारत के आकांक्षित जिले और ब्लॉकों में रहने वाले जनजातीय समुदायों के लिए बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करना और उनका सामाजिक आर्थिक विकास करना। यह अभियान विशेष रूप से दुर्गम क्षेत्र पर केंद्रित है, जहां सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना चुनौतीपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारत में वित्तीय समावेशन सूचकांक। कौन सा? वित्तीय समावेशन सूचकांक। वित्तीय समावेशन सूचकांक
खालिस्तान उपभागों में उप सूचकांक है। इसमें कितने? ऑप्शन नंबर 2 है तीन उप सूचकांक है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी वित्तीय समावेशन सूचकांक में 3 मुख्य उप सूचकांक होते हैं। पहला है पहुंच, दूसरा है उपयोग और तीसरे है गुणवत्ता। कौन सा? पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता। ये तीनों मिलकर देश के वित्तीय समावेश की स्थिति का समग्र आकलन करते हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी नागरिक बैंकिंग सेवाओं से जुड़े हैं। क्या? सभी नागरिक बैंकिंग सेवा से जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा राज्य पारिस्थितिकी वन तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद के साथ जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? ये कौन सा बना है? छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़ राज्य पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद के साथ जोड़ने वाला पहला राज्य बना है। छत्तीसगढ़ वन पारिस्थितिकी तंत्र को अपने हरित सकल घरेलू उत्पाद में एकीकृत करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ये पहल पर्यावरण संरक्षण के आर्थिक महत्व को समझने के लिए महत्वपूर्ण कदम है, जिसे विकास के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की उनकी आर्थिक उपयोगिता का भी लेखा जोखा रखा जा सके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा पाइप वाद्य यंत्र पारंपरिक रूप से असम में, कौन सी जगह? असम में दिमासा जनजाति के गीतों और नृत्यों में से जुड़ा है। तो ये कौन सा है? मुरी है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 मुरी है। असम की दिमासा जनजाति पारंपरिक रूप से मुरी नामक वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं। यह एक बांस का पाइप वाद्य यंत्र है जो उसके लोक संगीत, पारंपरिक गीतों और नृत्य प्रदर्शनों का एक अभिन्न अंग है। यह उसकी सांस्कृतिक विरासत और संस्कृति की विशिष्ट शैली को जीवित रखने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बारे में हम देख लेते हैं और कि कौन कौन से वाद्य यंत्र किस राज्य से संबंधित है और उसके अंदर कौन कौन से वो आते हैं। क्या? वाद्य यंत्र के पारंपरिक यंत्र आते हैं उसके अंदर। देखते हैं अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन जिस प्रकार संबंधित है। मुरी है। सभी लोकगीतों में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है वह देखते हैं। असम का मुरी कौन सी जगह का है? असम का। असम की दिमासा जनजाति का पारंपरिक पाइप वाद्य यंत्र है। कौन सा? पाइप वाद्य यंत्र है। अगला है पेपा। ये असम में भैंस के सींग से, किससे? भैंस के सींग से बना वाद्य जो बिहू नृत्य के दौरान बजाया जाता है। कौन सी नृत्य के दौरान? बिहू नृत्य के दौरान। अगला है रावण राजस्थान के भोपा, कौन से? भोपा समुदाय द्वारा पाबू जी की कथा या फड़ गाते समय उपयोग में किया जाने वाला तार वाद्य यंत्र। ये कौन सा है? तार वाद्य यंत्र। कामायचा राजस्थान की मांगणियार, कौन सी? मांगणियार जनजाति द्वारा प्रसिद्ध तार वाद्य यंत्र है। कौन सा? कामायचा एक तार वाद्य यंत्र राजस्थान की मांगणियार जनजाति द्वारा प्रसिद्ध। अगला है मंदर या मादर। कौन सा? मंदर या मादर। झारखंड और छत्तीसगढ़ की संथाल और उरांव जनजाति का मुख्य ढोल है। किसकी? झारखंड और छत्तीसगढ़ की संथाल और उरांव जनजाति का मुख्य ढोल। अगला है पारवी। कौन सा? पारवी महाराष्ट्र और गुजरात की जनजातियों द्वारा तारपा नृत्य में इस्तेमाल किया जाने वाला फूंक वाद्य यंत्र। कौन सा? फूंक। अगला है खुआंग। कौन सा? खुआंग मिजोरम का सबसे महत्वपूर्ण ढोल जो लगभग सभी जिलों मिजो लोक गीतों में बजता है। अगला है तांगमुरी मेघालय की खासी जनजाति का एक पारंपरिक शहनाई जैसा वाद्य यंत्र है। कैसा? शहनाई जैसा। अगला है सुमई त्रिपुरा की जनजातियों द्वारा उपयोग में की जाने वाली बांस या बांस की बांसुरी। चेंडा केरल का प्रसिद्ध ढोल जिसका
उपयोग जनजातीय अनुष्ठानों और कथकली में होता है। अगला है थेम्पा थप्पेटा कुल्लू। कौन सा? थप्पेटा गुल्लू। थप्पेटा गुल्लू है, थप्पेटा गुल्लू। आंध्र प्रदेश की यदु जनजाति का लोक वाद्य यंत्र जो नृत्य वाना है। वाना मध्य प्रदेश के कौन सी जगह के? मध्य प्रदेश के गोंड जनजाति के प्रधानों द्वारा बजाया जाने वाला तीन तार वाला वाद्य यंत्र है। पेना। पेना मणिपुर का सबसे पुराना तार वाद्य यंत्र। कौन सा? पेना मणिपुर का सबसे पुराना तार वाद्य यंत्र जो लायोरोबा उत्सव में बजाया जाता है। अगला है सिंगा या रणसिंगा। कौन सा? सिंगा या रणसिंगा ओडिशा और हिमाचल प्रदेश की जनजातियों द्वारा शिकार या उत्सवों के समय बजाए जाने वाला तांबे का वाद्य यंत्र है। क्या? तांबे का वाद्य है। एक तारा पश्चिम बंगाल। कौन सी जगह का? पश्चिम बंगाल और बाउल गायकों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक तार वाद्य है। कौन सा? तार वाद्य है। गाबगूबी। कौन सा? गाबगूबी पश्चिम बंगाल का एक तालवाद जो बाउल और लोक संगीतों में लोकप्रिय है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। द हाउस होल्डर। कौन सा? द हाउस होल्डर पुस्तक के लेखक कौन है? हाउस होल्डर पुस्तक के लेखक कौन है? यह है अमिताभ बागची। क्या? अमिताभ बागची। द हाउस होल्डर पुस्तक के लेखक अमिताभ बागची। उपन्यास भारतीय मध्यवर्ती जीवन की जटिलताओं और मानवीय संवेदनाओं और पारंपरिक संबंधों को बहुत ही मार्मिक ढंग से चित्रित किया करता है। साहित्य के क्षेत्र में रचनाएं समाज के गहरे यथार्थ और बदलते जीवन शैली के पड़ताल में उनमें अपनी अहम भूमिका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लक्षद्वीप का कौन सा लोक नृत्य शिल्ड नृत्य के नाम से जाना जाता है? कौन सा? शिल्ड नृत्य के नाम से किसको जाना जाता है? तो यह है परिचाकली। क्या? परिचाकली नृत्य को लक्षद्वीप में शिल्ड नाम से जाना जाता है। लक्षद्वीप में परिचाकली लोक नृत्य को शिल्ड के रूप में भी जाना जाता है। इसमें नर्तक ढाल और तलवार के साथ युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हैं जो अपने मार्शल आर्ट इतिहास को दर्शाता है। यह नृत्य द्वीप समूह वीर गाथाओं और पारंपरिक युद्ध कला के कौशल को संजीव चित्रण करता है। अब हम देखते हैं कि जो भी लोक नृत्य हैं उनको अन्य किस नाम से जाना जाता है। कौन कौन से लोक नृत्य के अन्य भी नाम हैं उनके बारे में देखते हैं। अब हम देखते हैं प्रमुख लोक नृत्य और उनके उपनाम। क्या? प्रमुख लोक नृत्य और उनके उपनाम। पहला है परिचाकली। परिचाकली लक्षद्वीप का है। इसे शिल्ड नृत्य के नाम से कहा जाता है। यह नर्तकी की लड़की की ढाल और तलवार का उपयोग करता है। अगला कौन सा है? अगला है घूमर। घूमर जो राजस्थान का नृत्य है। इसे नृत्यों का सिरमौर। क्या? नृत्यों का सिरमौर और राजस्थान की आत्मा कहा जाता है। कालबेलिया नृत्य है राजस्थान का। कौन सा? राजस्थान का कालबेलिया नृत्य। इसे सपेरा नृत्य भी कहा जाता है। सोंडोल। क्या? सोंडोल नृत्य लद्दाख का है। इसे लद्दाख का शाही नृत्य। लद्दाख का शाही नृत्य किसे कहा जाता है? सोंडोल को लद्दाख का शाही नृत्य कहते हैं। अगला है मुखौटा नृत्य। क्या? मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इसे युद्ध नृत्य के नाम से जाना जाता है। किसे? मुखौटा नृत्य को युद्ध नृत्य कहा जाता है। अगला है गिद्धा पंजाब का है। इसे महिलाओं का भांगड़ा या महिला भांगड़ा कहा जाता है। महिलाओं का भांगड़ा या महिला भांगड़ा किसे? गिद्धा नृत्य को कहा जाता है। अगला है सिंगी छम। क्या? सिंगी छम ये किस राज्य का है? सिक्किम का। इसे स्नो लाइन डांस कहते हैं। क्या? स्नो लाइन डांस कहते हैं। अगला है याम चाक। क्या? याम चाक सिक्किम और तिब्बत में इसे याक नृत्य कहा जाता है जिसमें नर्तक याक की वेशभूषा पहनते हैं। क्या? याक की वेशभूषा पहनते हैं। अगला है करगाम। कौन सा? करगाम
इसे कलश नृत्य भी कहते हैं। करगाम तमिलनाडु का है, इसे कलश नृत्य भी कहते हैं। इसमें सिर पर बर्तन रखकर संतुलन बनाया जाता है। ओजागिरी, कौन सा ओजागिरी, तो त्रिपुरा का है। इसे संतुलन का नृत्य कहा जाता है। क्या संतुलन का नृत्य माना जाता है, क्योंकि इसमें नर्तक घड़े पर खड़े होकर हाथ पैरों के संतुलन से प्रदर्शन करते हैं। अगला है बांस नृत्य, बांस या चेराव। कौन सा, बांस या चेराव नृत्य, जिसे इसे बम्बू डांस के नाम से प्रसिद्ध मिली हुई है। अगला है पंडवानी नृत्य, कौन सा, पंडवानी नृत्य छत्तीसगढ़, इसे बैले नृत्य कहते हैं। क्या, कौन सा, बैले नृत्य भारत का भारतीय स्वरूप माना जाता है। इसे महाभारत की कथाओं पर आधारित है। कौन सी, महाभारत की कथाओं पर आधारित है ये। अगला वीर नाट्यम, कौन सा, वीर नाट्यम आंध्र प्रदेश का है। इसे महादेव का नृत्य कहा जाता है। वीर नाट्यम को महादेव नृत्य या वीरता का नृत्य कहा जाता है। महादेव का नृत्य या वीरता का नृत्य कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। तारे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या, तारे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह है, एक तो है यह गैसों से बना होता है और उसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता। इसमें ये गैसों से तो बना होता है क्या, तारा, लेकिन उसके पास ऊष्मा और प्रकाश अपना खुद का होता है। क्या, ऊष्मा और प्रकाश अपना खुद का होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए केवल एक सही है। क्या, केवल एक सही है। इसके बारे में देखते हैं। तारे अत्यधिक गर्म गैसों के विशाल गोले होते हैं। क्या, इसमें मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। क्या, हाइड्रोजन और हीलियम। इसमें इसलिए कथन एक सही है। तारों के पास नाभिकीय संलयन के कारण अपनी स्वयं की ऊर्जा और प्रकाश होता है। किसके कारण, नाभिकीय संलयन के कारण अपने स्वयं का ऊर्जा और प्रकाश होता है। इसलिए कथन 2 गलत है। खगोल विज्ञान में तारे और ब्रह्मांड के निर्माण की आधारशिला मानी जाती है। क्या, तारे और ब्रह्मांड की आधारशिला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 11। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संपर्क बल का उदाहरण है। कौन सा, संपर्क बल का उदाहरण है। तो इसमें है स्थितिक स्थिर वैद्युत बल। क्या, स्थिर वैद्युत बल। दूसरा है घर्षण। तो इसमें कौन सा सही है, केवल दूसरा सही। क्या, घर्षण सही है। घर्षण बल तब उत्पन्न होता है जब 2 सतह एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, इसलिए यह संपर्क बल है। स्थिर वैद्युत बल एक असंपर्क बल है। उदाहरण है, क्योंकि यह बिना छुए दूरी से कार्य करता है। भौतिकी विज्ञान में बलों का यह वर्गीकरण गति के नियमों को समझने के लिए अत्यंत अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 12 है किसी वस्तु के संवेग की गणना करने का सूत्र क्या है। क्या, किसी वस्तु के संवेग की गणना करने का सूत्र कौन सा है। यह है P बराबर एम वी। कौन सा, P बराबर एम वी, जिसमें P का अर्थ है संवेग, M का अर्थ है द्रव्यमान और A का अर्थ है त्वरण और V का अर्थ है वेग। संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। क्या, संवेग होता है जो किसी वस्तु और उसके द्रव्यमान के गुणनफल होता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है, संवेग। P बराबर द्रव्यमान क्या है m और वेग क्या है v। तो P बराबर mv। क्या, P बराबर mv। इसका गणितीय सूत्र P बराबर mv होता है, जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान है और v उसका वेग है। संवेग संरक्षण का नियम भौतिकी के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है, जो टकराने वाले वस्तुओं के व्यवहार को समझाता है। इसके बारे में और देखते हैं हम। अब हम इसके अंदर देखते हैं कुछ ऐसे SI मात्रक जो SSC और रेलवे बार बार पूछती है। तो पहला है द्रव्यमान। द्रव्यमान को किलोग्राम केजी में लिखा जाता है। किसमें, केजी में। इसका SI मात्रक क्या है, केजी। अगला है बल। बल का है न्यूटन, एन। क्या, न्यूटन, एन। फिर है संवेग। संवेग का है
किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, क्या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, केजी एम प्रति सेकंड। कार्य का है जूल, क्या कार्य का ऐसा मात्रक क्या है जूल, जिसे जे से प्रदर्शित किया जाता है। अगला है ऊर्जा का भी क्या है जूल, जिसे जे से ही प्रदर्शित किया जाता है। अगला कौन सा है शक्ति का है वाट, क्या वाट को डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाता है। दाब का है पास्कल, दाब का क्या ऐसा मात्रक क्या है पास्कल, जिसे पीए से प्रदर्शित किया जाता है। अगला है आवर्ती हर्ट्ज एच सी प्रदर्शित किया जाता है, किसको आवर्ती को। अगला है विद्युत धारा को एम्पियर, क्या एम्पियर से प्रदर्शित किया जाता है, विद्युत धारा को एम्पियर से प्रदर्शित किया जाता है। अगला है विद्युत प्रतिरोध, क्या विद्युत प्रतिरोध को ओम से प्रदर्शित किया जाता है, विद्युत प्रतिरोध को ओम से प्रदर्शित किया जाता है। अगला है विद्युत विभवांतर, कौन सा विद्युत विभवांतर, जिसे वोल्ट वी से प्रदर्शित किया जाता है, क्या वोल्ट वी से प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत आवेश, क्या विद्युत आवेश, इसे कूलम्ब सी से प्रदर्शित किया जाता है, क्या कूलम्ब है इसका ऐसा मात्रक, जिसे सी से प्रदर्शित किया जाता है। अगला है ज्योति तीव्रता, कौन सी ज्योति तीव्रता, इसे कंडेला, इसका ऐसा मात्रक है कंडेला, जिसे सी डी से प्रदर्शित किया जाता है। समतल कोण का है रेडियन, कौन सा रेडियन आर ए डी। ठोस कण है, क्या ठोस कण का है स्टेरिडियन, क्या कौन सा स्टेरिडियन, ठोस कण का है स्टेरिडियन। लेंस की क्षमता का है डायोप्टर, क्या कौन सा डायोप्टर। ध्वनि की तीव्रता का है डेसिबल, क्या डीबी डेसिबल। अगला कौन सा है, अगला है प्रेरक, क्या प्रेरक, जिसे हेनरी एच से प्रदर्शित किया जाता है। अगला है धारिता को फेराडे, कौन सा फेराडे है, जिसे एफ से प्रदर्शित किया जाता है। चुंबकीय फ्लक्स, क्या चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, कौन सा ऐसा मात्रक, कौन सा वेबर, जिसे डब्ल्यू बी से प्रदर्शित किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। जनवरी 2025 में विकसित भारत के पहले आयुर्वेदिक नैदानिक उपकरण का नाम क्या है, कौन सा पहले आयुर्वेदिक नैदानिक उपकरण का क्या नाम है। तो ये क्या है नाड़ी तरंगिणी, कौन सा नाड़ी तरंगिणी भारत का पहला आयुर्वेदिक नैदानिक उपकरण है, जिसे जनवरी 2025 में विकसित किया गया। यह उपकरण प्राचीन नाड़ी परीक्षा के ज्ञान को आधुनिक सेंसर तकनीकी के साथ जोड़कर बीमारियों का सटीक पता लगाने में मदद करता है। ये आयुर्वेदिक और आधुनिक विज्ञान के एकीकरण का एक उत्कृष्ट और सफल उदाहरण है, कौन सा उत्कृष्ट और सफल उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अगस्त 2025 में भारत के किस मेडिकल कॉलेज ने हेल्थ केयर में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभाग लॉन्च किया, कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभाग। तो ये कौन से केएमसी, कौन सा केएमसी मणिपाल, कौन सा केएमसी मणिपाल ने ये विभाग लॉन्च किया है। इसके बारे में देखते हैं। केएमसी कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, कौन सी कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज महिपाल ने अगस्त 2025 में हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक समर्पित विभाग लॉन्च किया है। यह पहल चिकित्सा क्षेत्र में एआई के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई है, जिसे निदान की सटीकता, उपचार की गति और मरीज के परिणामों की क्रांतिकारी सुधार होने की पूरी उम्मीद है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 15। कौन सा क्वेश्चन नंबर 15 है। भारत के प्रत्येक वर्ष खालिस्तान के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत करना संवैधानिक आवश्यकता है। तो ये कौन सा है संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना संवैधानिक आवश्यकता है। इसमें संसद से आंसर है। भारत की संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण बजट, क्या वार्षिक
वित्तीय वर्णन क्या बजट प्रस्तुत करता है। इस सरकार के वित्तीय प्रबंधन और लोक नीति के नियंत्रण रखने का संवैधानिक तरीका है, जिसे पारदर्शिता और संसदीय जवाबदेही सुनिश्चित होती है। अब हम देखते हैं इसके बारे में और भी। अब कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं जो इस टॉपिक से संबंधित है। पहला है अनुच्छेद 112। कौन सा अनुच्छेद 112? इसमें क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण शामिल है। कौन सा वार्षिक वित्तीय विवरण शामिल है? बजट का सबसे मुख्य अनुच्छेद है इसके। राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और खर्चों का विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाए। इसमें दो तरह के खर्च शामिल होते हैं। पहला है भारत की संचित निधि भारित व्यय। कौन सा? भारत की संचित निधि भारित व्यय, जिस पर संसद में मतदान नहीं होता। और अगला है संचित निधि से किए जाने वाले अन्य व्यय। क्या? संचित निधि से किए जाने वाले अन्य व्यय, जिस पर मतदान होता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 113। संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। इसमें बताया गया है कि संचित निधि पर भारित व्यय पर संसद में चर्चा तो हो सकती है, लेकिन वोटिंग नहीं होती। क्या? चर्चा तो हो सकती है लेकिन वोटिंग नहीं होती। अन्य खर्चों के लिए अनुदान की मांग अन्य खर्चों के लिए अनुदान की मांग लोकसभा में पेश की जाती है। अनुदान मांग केवल राष्ट्रपति सिफारिश पर ही की जाती है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक। कौन सा? विनियोग विधेयक। संचित निधि से एक भी रुपये तब तक नहीं निकाल सकती जब तक कि संसद विनियोग विधेयक पारित न करे। यह बजट को कानूनी रूप से खर्च करने की शक्ति देता है। अगला है अनुच्छेद 115। कौन सा? अनुच्छेद 115 अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान। अगर बजट में आवंटित पैसा कम पड़ जाए या किसी अन्य नई सेवा के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता हो तो सरकार अनुपूरक अनुदान की मांग करता है। अगर कोई भी खर्च धन की आवश्यकता पड़ जाए ना, अगर बजट में आवंटित पैसा कम पड़ जाए, अगर बजट में पैसा कम पड़ जाए और धन की आवश्यकता हो, तब अनुपूरक बजट की मांग करते हैं। क्या? अनुपूरक बजट की मांग। अगला है अनुच्छेद 116 अनुदान या प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। लेखानुदान बजट पारित होने की प्रक्रिया में समय लगता है। इसमें कौन समय लगता है? तब तक के खर्चे आमतौर पर 2 महीने के लिए लोकसभा अग्रिम राशि मंजूर करती है, जिसे लेखानुदान कहते हैं। क्या? जिसे लेखानुदान कहते हैं। अगला है अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक। कौन सा? वित्त विधेयक। वित्त विधेयक बजट के उस हिस्से को जिसमें नए कर लगाने और पुराने करों में बदलाव का प्रस्ताव होता है, उसे वित्त विधेयक के रूप में पेश किया जाता है। अगला है इसमें और कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 265 बिना कानून के अधिकार के कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता। क्या? कानून के अधिकार के बिना कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता। अगला है 266 भारत की संचित निधि। कौन सी? संचित निधि और लोक लेखा के बारे में है। अनुच्छेद 267 है भारत की आकस्मिक निधि के बारे में। कौन सा? अनुच्छेद 267। अनुच्छेद 202 है राज्य के बजट। राज्यों के बजट किसमें है? अनुच्छेद 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित प्रावधान है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा? 16। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना का प्राथमिक लक्ष्य नहीं है? तो ये कौन सा है? निजी परिचालक से सरकारी विनियम को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना। क्या? निजी परिचालक में सरकारी विनियम को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना लक्ष्य नहीं है ये।
PLI योजना का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और भारी निवेश आकर्षित करना, निजी परिचालक में सरकारी विनियमन को बढ़ावा देना और लक्ष्य नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य उद्योगों के लिए एक अनुकूल, सुगम और प्रतिस्पर्धा माहौल बनाना है, ताकि भारत वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा समूह मराठा की सेना का मुख्य आधार था? क्या कौन सा समूह मराठा की सेना का मुख्य आधार था? तो ये सही आंसर है कुणबी। कौन सा? कुणबी। मराठा सेना का मुख्य आधार कुणबी कर्षक थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इन बहादुर किसानों को संगठित किया और उनके कुशल सैन्य बल से में परिवर्तित किया, जिसे मराठा साम्राज्य के विस्तार और रक्षा में महत्वपूर्ण निभाए। उनका सैन्य कौशल और स्थानीय परिस्थिति का ज्ञान उनकी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति सिद्ध हुई। अगला क्वेश्चन है कौन सा? क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सेवा और निर्यात योजना में निर्यात योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई? कौन सी? भारत में सेवा और निर्यात योजना ये कब शुरू की गई? तो 2015 में। कब? 2015 में। भारत में सेवा और निर्यात योजना को 2015 में विदेश व्यापार नीति 2015-20 के तहत शुरू किया गया। इसका उद्देश्य भारत की सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहित करना और उन्हें वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाना। यह योजना सेवा क्षेत्र के निर्यातकों को विशेष लागू प्रदान करके विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सहायक करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है? क्या कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? ये है अनुच्छेद 85। कौन सा? अनुच्छेद 85। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 संसद के सत्रों और 17 अवसानों और लोकसभा के विघटन से संबंधित है। इसके अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को सत्र के लिए बुलाता है, और यह अनुच्छेद लोकतंत्र में संसदीय प्रक्रिया की निरंतरता और समयबद्ध कार्य प्रणाली को बनाए रखने के लिए एक अनिवार्य संवैधानिक उपलब्ध है। अब हम देखते हैं संसद से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं उनके बारे में देखेंगे। अब हम देखते हैं क्या भारत के संसद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। भारतीय संविधान के भाग 5 में अध्याय 2 के तहत अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद के गठन, संरचना और अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं और शक्तियों का वर्णन है। अब इसके बारे में हम देखते हैं। पहला है संसद का गठन और संरचना। क्या? संसद की गठन और संरचना। अनुच्छेद 79। कौन सा? अनुच्छेद 79 संसद का गठन। भारत की एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। अनुच्छेद 80 है राज्यसभा। क्या? राज्यसभा की संरचना। इसे उच्च सदन कहा जाता है। इसमें अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत और 238 राज्यों और यूटी से है। जिनको याद करने का है सरला। क्या? सरला। से है संसद अनुच्छेद 79, र से राज्यसभा अनुच्छेद 80 और ल से लोकसभा अनुच्छेद 81। कौन सा? 81। तो यह है, इसके बारे में देखते हैं हम। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। क्या? लोकसभा की संरचना। लोकसभा निम्न सदन है, यह लोकप्रिय सदन कहा जाता है। इसकी संरचना जनसंख्या के आधार पर तय होती है। किसकी? लोकसभा की संरचना। संसद की अवधि और सदस्यता। क्या? संसद की अवधि और सदस्यता। अनुच्छेद 83 संसद की अवधि। क्या? संसद की अवधि। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। क्या? राज्यसभा एक स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होती।
जबकि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा तो स्थायी सदन होता है, ये कभी भंग नहीं की जाती। और लोकसभा है जो प्रत्येक 5 वर्ष में कर दी जाती है। क्या? प्रत्येक 5 साल के बाद उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। अगला है अनुच्छेद 84, सदस्यता के लिए योग्यता। क्या? सदस्यता के लिए योग्यता, संसद सदस्य बनने के लिए नागरिकता, आयु लोकसभा के लिए तो 25 और राज्यसभा के लिए कितने 30 वर्ष, और अन्य योग्यताएं होती है। कौन सी में? अनुच्छेद 84 में। अनुच्छेद 85 है सत्र सत्रावसान और विघटन। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के सत्र बुलाता है। 2 सत्रों के बीच 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। क्या? 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। अधिक संसद के अधिकारी, अनुच्छेद 89। कौन सा? अनुच्छेद 89। राज्यसभा के सदस्यों, राज्यसभा के सभापति, उपराष्ट्रपति और उपसभापति का उल्लेख है अनुच्छेद 89 में। अनुच्छेद 93 में है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति। कौन? इसमें 89 में तो है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का उल्लेख, और 93 में है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख। अगला है 98 में संसद का सचिवालय। कार्य और संचालन की प्रक्रियाएं। कौन सी कार्य और संचालन की प्रक्रिया? अनुच्छेद 99। सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। क्या? शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 100 कोरम गणपूर्ति। क्या? कोरम और गणपूर्ति सदन की कार्यवाही चलाने के लिए कुल सदस्यों का 1/10। क्या? 1/10 उपस्थित होना अनिवार्य है। इसी में अध्यक्ष के कास्टिंग वोट। क्या? कास्टिंग वोट निर्णायक मत का जिक्र है। अगला है अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 सांसदों की शक्तियों और विशेषाधिकार। सांसदों की शक्तियों और विशेषाधिकार। अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक। कौन सी? संयुक्त बैठक। यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध हो तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। कौन से? 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत। नोट इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। अगला है विधायी और वित्तीय प्रक्रिया। क्या? विधायी और वित्तीय प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधेयक। धन विधेयक क्या की परिभाषा इसमें लोकसभा में पेश किया जाता है। क्या? धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है। अगला है वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम सामान्य भाषा में बजट कहते हैं। क्या? सामान्य भाषा में बजट कहते हैं। अनुच्छेद 114। कौन सा? अनुच्छेद 114 जो विनियोग विधेयक है, संचित निधि से धन निकालने के लिए आवश्यक विधेयक। अनुच्छेद 122 न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही जांच न किया जाना। अगला है अनुच्छेद 89, 80 और 81 को याद करने की ट्रिक है सरला। स से संसद, रे से राज्यसभा और ले से लोकसभा। इसके अलावा अनुच्छेद 108 और 110 परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो 108 तो है संयुक्त बैठक किसकी? विधेयक पर दोनों सदनों की। यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों की में गतिरोध हो जाए तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और अनुच्छेद 110 है धन विधेयक। धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 20 है दीनदयाल बंदरगाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दीनदयाल बंदरगाह। कौन सा? दीनदयाल बंदरगाह। दीनदयाल बंदरगाह इसे कांडला बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। क्या? कांडला बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन सही है। अगला है इसे एक प्रमुख बंदरगाह माना जाता है। प्रमुख बंदरगाह माना जाता है, ये भी सही है। यह भारत के पूर्व में स्थित है। पूर्व में नहीं, यह भारत के पश्चिम में स्थित है। कौन सी जगह? गुजरात में कांडला बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह। तो ये किस तरफ स्थित? भारत के पश्चिम में स्थित है। इसे विशेष रूप से बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादों को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला है दीनदयाल बंदरगाह, इसके बारे में
पूर्व नाम कांडला भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात राज्य में स्थित है, न कि पूर्वी भाग में। कौन सी जगह? पूर्वी भाग में न होकर पश्चिमी भाग में है। यह भारत के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक है, जो व्यापार और ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। भारत के निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के बाद सार्वजनिक क्षेत्र पर प्रभाव कम हो गया? क्या सार्वजनिक क्षेत्र पर प्रभाव कम हो गया? तो इसके सही आंसर कौन सा है? 9वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी? नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 में। कब? 1997 से 2002 के बाद आर्थिक सुधारों और उदारीकरण के कारण सार्वजनिक क्षेत्र पर सरकारी नियंत्रण और प्रभाव के धीरे धीरे कमी आने लगी। निजी क्षेत्र को अधिक प्राथमिकता दी गई ताकि अर्थव्यवस्था में गतिशीलता लाई जा सके और वैश्विक मानकों के अनुरूप कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 22। कौन 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजना आयोग के अध्यक्ष थे? कौन सी 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत? तो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से कब? 2002 से 2007 तक। कब? 2007 के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। वे योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष भी थे। यह काल में योजना आयोग का ध्यान आर्थिक विकास दर को बढ़ाने और गति कम करने और सामाजिक बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लक्ष्यों पर केंद्रित था। अब हम देखते हैं भारत में जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं चलाई है उनके बारे में देखते हैं हम। अब हम देखते हैं पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जो पंचवर्षीय योजनाएं। पहला यह है महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई और यह अब वर्तमान में इसे नीति आयोग में परिवर्तित किया गया है। कौन सी? नीति आयोग में, जो थिंक टैंक पर आधारित है। कौन से? थिंक टैंक पर आधारित है। अध्यक्ष होता है योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। अब अगला है प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारीलाल नंदा। कौन से? गुलजारीलाल नंदा प्रथम उपाध्यक्ष थे। और अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? मोंटेग सिंह आलूवालिया। कौन सा? आलूवालिया। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? 6 अगस्त 1952। योजना को अंतिम मंजूरी यही संस्था दी थी। कौन सी? राष्ट्रीय विकास परिषद ने इन योजनाओं को अंतिम मंजूरी दी। प्रथम पंचवर्षीय योजना है 1951 से 1956। कब? 1951 से 1956 के बीच। हैरोल्ड डोमर मॉडल। कौन सा? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। मुख्य प्राथमिकता कृषि विकास। कौन सा? कृषि विकास है। इसकी मुख्य प्राथमिकता क्या थी? कृषि विकास। इसमें भाखड़ा नांगल, हीराकुंड और दामोदर घाटी जैसी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं शुरू की गई थी। लक्ष्य है 2.1% और वास्तविक प्राप्त कर कितने हुई? 3.6। इसे यह सफल मान जाती है। कौन सी पंचवर्षीय योजना? पहले सफल पर थी। दूसरी है द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961। 1956 से 1961। कब? 61। मॉडल है पीसी महालनोबिस मॉडल। कौन सा? पीसी महालनोबिस मॉडल। मुख्य प्राथमिकता इसमें भारी उद्योग और तीव्र औद्योगिकरण पर। किस पर? उद्योग और औद्योगिकरण पर, तीव्र औद्योगिकरण पर वो दिया गया था बल इसमें। अगला है विशेष उपलब्धि। इसमें उपलब्धि मिली थी भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल और राउरकेला उड़ीसा। और स्टील प्लांट की स्थापना, ये तीनों स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। किसमें? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अगली है तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक। कब? 1961 से 1966। मुख्य प्राथमिकता आत्मनिर्भरता और कृषि के साथ उद्योगों का विकास। ये मुख्य प्राथमिकता है। ये एग्जाम में बार बार पूछी जाती है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में कौन सी प्राथमिकता मुख्य थी? कौन सी मुख्य प्राथमिकता थी?
तो तीसरी में है आत्मनिर्भरता और कृषि के साथ उद्योगों का विकास। विफलता का कारण भारत चीन युद्ध। इसमें ये पंचवर्षीय योजना विफल रही, जिसका कारण था 1962 में भारत चीन का युद्ध हो गया और 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया, और इसमें भीषण सूखा भी पड़ा था। इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अकाल पड़ा था, भीषण सूखा, अकाल भीषण सूखा। अगले है यह सबसे असफल योजना मानी जाती है। इसके बाद योजना पंचवर्षीय योजना को 3 साल के लिए बंद कर दिया गया। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए बंद कर दिया गया, और उसकी जगह एक साल का योजना अवकाश, योजना को बंद कर दिया गया था। क्या योजना को बंद कर दिया गया था? 1966 से 1969 तक युद्धों के कारण कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनी। इसके बजाय 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई। कौन? एक साल में 3, हर साल एक वार्षिक योजना चलाई गई। अगले है चौथी पंचवर्षीय योजना। कौन सी चौथी पंचवर्षीय योजना? 1969। कौन सा? 1969। 1969 से 1974। कब? 1974 में इसका मॉडल था अशोक रुद्र और एम.एस. मन्ने मॉडल। कौन सा? एम.एस. मन्ने मॉडल और अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी चौथी पंचवर्षीय। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता। क्या? स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता इसका मुख्य मॉडल था। इसके अंतर्गत विशेष घटना क्या हुई? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। कितने? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ इसके अंतर्गत, जो 1969 में हुआ था। कब? 1969 में। और इस्माइली बुद्धा चलाया गया परमाणु परीक्षण। कौन सा? इस्माइली बुद्धा परमाणु परीक्षण 1974 में किया गया। कब? 1974 में इस्माइली बुद्धा परीक्षण। अगली 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना है 1974 से 1978 तक। कब? 1974 से 1978 तक। मुख्य प्राथमिकता क्या थी इसमें? गरीबी हटाओ। क्या? गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता। गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता नारा दिया गया। कौन सी? 5वीं में। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता नारा कौन सी मुख्य प्राथमिकता किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो कौन सी है? 5वीं पंचवर्षीय योजना। यह योजना समय से पहले, क्या समय से पहले 4 साल में ही समाप्त हो गई थी। कब? 4 साल में 1974 से 78 की समाप्त कर दी गई, क्योंकि केंद्र में जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। कौन सी? केंद्र में जनता पार्टी की सरकार आ गई, इसलिए इसे समाप्त करना पड़ा। फिर इसके बाद रोलिंग प्लान चलाया गया। क्या? रोलिंग प्लान, जो 1978 से 1980 के बीच से चलाया गया था। 2 साल के लिए रोलिंग प्लान मोरारजी देसाई सरकार द्वारा शुरू किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985। कब? 1980 से 85 के बीच। मुख्य उद्देश्य गरीबी निवारण और रोजगार सृजन। क्या? गरीबी निवारण और रोजगार सृजन। नाबार्ड की स्थापना। इसमें नाबार्ड की स्थापना की गई। किसकी? नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई को 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई। कौन सी? छठी पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना है 1985 से 1990 के बीच में। कब? 1985 से 1990 के बीच में। मुख्य उद्देश्य था भोजन, काम और उत्पादन। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भोजन, काम और उत्पादन इसका मुख्य उद्देश्य था। विशेष उपलब्धि जवाहर रोजगार योजना। कौन सी? जवाहर रोजगार योजना 1989 की थी, शुरुआत की गई। इसके बारे में वार्षिक योजना। क्या? वार्षिक योजना 1990 से 1992। आर्थिक संकट के कारण एलपीजी। क्या? एलपीजी 1991 में, जिसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है, के कारण यह अंतराल आया। क्या? आर्थिक संकट के कारण यह अंतराल आया। इसके अंदर एल से लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन और जी से लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। अगली है 8वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी? 8वीं पंचवर्षीय योजना है 1992 से 1997 तक। 1992 से 1997, 92 से 97 के बीच। ये मुख्य प्राथमिकता
मानव संसाधन विकास, कौन सा? मानव संसाधन विकास और शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। इसका मानव संसाधन विकास और शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से संबंधित थी। इस दौरान नई आर्थिक नीति एलपीजी को पूरी तरह लागू किया गया। कौन सी में? 8वीं पंचवर्षीय योजना में एलपीजी को पूरी तरह लागू कर दिया गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना है जो हमारे पिछले क्वेश्चन में था, 1997 से 2002 तक। न्यायपूर्ण विवरण और समानता के साथ विकास, न्यायपूर्ण विवरण और समानता के साथ विकास। विशेषता भारत की स्वतंत्रता के 50वें वर्ष में शुरू हुई थी। कब? 50वें वर्ष में शुरू की गई थी। अगले 10वीं पंचवर्षीय योजना, कौन? 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। कब? 2002 से 2007। मुख्य लक्ष्य 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना। कब? कितने वर्षों में? 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था। अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह इसके अध्यक्ष थे। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह इसके अध्यक्ष थे। लक्ष्य गरीबी अनुपात को 2007। कब? गरीबी अनुपात को 2007 तक 5% कम करना। 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। कब? 2007 से 2012। मुख्य लक्ष्य था तीव्रतम विकास। क्या? तीव्रतम और अधिक समावेशी विकास। कौन सा? तीव्रतम और अधिक समावेशी विकास, तीव्रतम और अधिक समावेशी विकास। विशेषता शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। इसमें शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया, अनिवार्य प्राथमिकता शिक्षा, अनिवार्य और प्राथमिक शिक्षा पर। अगला है 12वीं पंचवर्षीय योजना, यह 2012 से 2017 तक चलनी थी, जो इसे बीच में बंद कर दिया गया। मुख्य लक्ष्य था तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। क्या? तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। नोट, यह भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद क्या? इसके बाद योजना आयोग समाप्त हो गया। क्या? अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? 12वीं। इसके बाद योजना आयोग समाप्त करके उसकी जगह नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। कौन से? नीति आयोग। कुछ इसमें हम देख लेते। क्यू टाइप गरीबी हटाओ नारा कौन सी योजना थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी हटाओ नारा 5वीं योजना, लेकिन वास्तविक कार्यान्वयन 6 में हुआ। सबसे सफल योजना कौन सी थी? 8वीं योजना, आर्थिक सुधारों के बाद। नाबार्ड की स्थापना 6वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। एलपीजी 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 1991 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000। क्या? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का उद्देश्य भारत की जनसंख्या वृद्धि को खालिस्तान तक स्थिर करना। कब? 2045 तक स्थिर करना था। इसका बारे में देखते। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य भारत की जनसंख्या वृद्धि को 2045 तक स्थिर करना। यह नीति स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और परिवार नियोजन को बढ़ावा देने और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए एक रणनीतिक ढांचा प्रदान करती है, जो देश के सतत भविष्य के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा? मानवीय शरीर में धमनियों की भित्ति मोटी और लचीली क्यों होती है? क्या? मानवीय शरीर में धमनियों की भित्ति मोटी और लचीली क्यों होती है? तो इसका रुधिर के उच्च दाब को समायोजित करने के लिए होती है। क्या? इसके बारे में हम देखते हैं। धमनियाँ हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, जहाँ रक्त का दबाव बहुत अधिक होता है। इस उच्च दबाव को सहन करने और नियंत्रण करने के लिए उनकी भित्तियाँ स्वाभाविक रूप से मोटी और लचीली होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध धर्म सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो ये कौन सी जगह किया गया था? कुंडलवन कश्मीर में। कौन सी जगह? कुंडलवन कश्मीर। कुषाण शासक कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में किया गया था। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और
अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। इस सम्मेलन के दौरान बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान शाखाओं में आए औपचारिक रूप से विभाजित किया गया, जिसका बड़ा धार्मिक प्रभाव पड़ा। अब हम ये बौद्ध संगति के बारे में आया तो हम बौद्ध संगति देख लेते हैं। चारों बौद्ध संगति कब कब और कहाँ कहाँ और किसके समय में अध्यक्ष कौन राजा था, ये सभी देखते हैं। अब हम देखते हैं पहली बौद्ध संगति। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व। कब? 483 ईसा पूर्व राजगृह में सप्तपर्णी गुफा, कौन सी? सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इसका अध्यक्ष महाकश्यप थे। किसके? प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। और किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु आर्यक वंश का था उसके शासनकाल में। इसमें मुख्य कार्य क्या हुआ? बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक और विनय पिटक में संकलित किया गया। कौन सा? सुत्त पिटक और विनय पिटक में सम्मिलित किया गया। कौन सी बौद्ध संगति में? प्रथम बौद्ध संगति में बुद्ध की शिक्षा है उनको सुत्त पिटक और विनय पिटक में सम्मिलित किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगति है 383 ईसा पूर्व। कब? 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व। ये वैशाली में हुई थी। कब? कौन से स्थान पर? वैशाली में। अध्यक्ष सावाकामी। कौन सा? सावाकामी वर सर्वकामनी। क्या? सावाकामी सर्वकामनी। शासनकाल कालाशोक और शिशुनाग वंश के थे। कौन सा? कालाशोक शिशुनाग वंश के। इसमें मुख्य कार्य क्या हुआ था? भिक्षुओं के बीच मतभेद के कारण संघ का स्त्रवीर और महासांगिक में विभाजित किया गया। तृतीय बौद्ध संगति है 250 ईसा पूर्व। कब? 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी। कब? पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्क थे। कौन? मोगलीपुत्र तिस्क। इसका शासनकाल सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे। सम्राट अशोक के समय का है। इसके मुख्य कार्य क्या थे? तीसरे पिटक अभिधम पिटक। क्या? तीसरे पिटक अभिधम पिटक का संकलन किया गया। धर्म प्रचारकों को विदेशों में भेजने का निर्णय लिया गया। चौथी है चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी में। कब? प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में। इसके अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इसका शासनकाल किसका था? कनिष्क कुषाण वंश के थे। कनिष्क कुषाण वंश के। मुख्य कार्य क्या क्या हुए इसमें? बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से दो संप्रदायों में बट गया। एक हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और देख लेते। त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। कौन? त्रिपिटक कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इनकी भाषा मुख्य रूप से पाली थी। कौन सी? पाली थी। ये क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। अश्वघोष इन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की, जिसे बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है। चौथी संगति के उपाध्यक्ष थे। कौन? अश्वघोष। द्वितीय अशोक, कुषाण राजा कनिष्क को उसकी धार्मिक नीतियों के कारण द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। प्रतीक, बुद्ध के जीवन की घटनाओं से जुड़े प्रतीक पूछे जाते हैं। जैसे कौन कौन से? जन्म को कमल और सांड के प्रतीक के नाम से जाना जाता है। गृहस्थ त्याग को घोड़ा कहा जाता है। महाविनिष्क्रमण। कौन सा? महाविनिष्क्रमण। ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहा जाता है, जो बौद्ध वृक्ष के नीचे हुआ था। प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन। कौन सा? धर्म चक्र परिवर्तन पहिया कहा जाता है। और मृत्यु, कौन सी? मृत्यु महापरिनिर्वाण। कौन सा? महापरिनिर्वाण। इसे स्तूप कहा जाता है। क्या? स्तूप कहा जाता है। और देख लेते हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक के बारे में। ये क्या क्या है का संग्रह है। अब हम सुत्त पिटक देखते हैं। इसे भगवान बुद्ध के धार्मिक उपदेश और संवादों का संग्रह है। इसे बौद्ध धर्म का शब्दकोश भी कहते हैं। विनय पिटक क्या है? इसमें बौद्ध संघ और फिलोसॉफिकल व्याख्या भिक्षुओं के लिए नियम और अनुशासन भाषा पाली है की बातें लिखी गई है। और अभिधम पिटक क्या है? मार्ग के बारे में इसे बौद्ध
क्या बुद्ध के उपदेशों का दार्शनिक व्याख्या है। इसमें क्या है, बुद्ध के उपदेशों का दार्शनिक व्याख्या है। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो में कौन सी जगह आपको वीडियो अच्छा लगा है और इसमें और क्या क्या ऐड करना है हमें राय ज़रूर दे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।